विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे फ्रांस के लुई फिलिप की नीतियों की और बताया था कि उसकी गृह नीति और विदेश नीति किस तरह से 1848 की क्रांति का कारण सिद्ध हुई। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं क्रांति की तथा लुई फिलिप के पतन की, क्रांति के स्वरूप की, उसके महत्व की और उसके प्रभाव की। तो सबसे पहले बात करें हम फरवरी 1848 की क्रांति की। किस तरह से क्रांति हुई और कैसे लुई फिलिप का पतन हुआ। तो देखिए, जब फ्रांस की जनता में असंतोष अपनी चरम सीमा पर था, उस समय 1846 से 47 में खराब मौसम के कारण अन्न की पैदावार बहुत कम हुई थी। देखिए, हम इससे पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह से फ्रांस आग के ढेर पर बैठा था और उसको सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी उनको मिल गई। मैंने बताया अभी कि 1846 से 47 में खराब मौसम के कारण अन्न की पैदावार बहुत ही कम हुई, जिससे अनाज के भाव बहुत अधिक बढ़ गए। इधर उद्योगों में मंदी आ गई तथा बेरोजगारी बढ़ने लगी और इस प्रकार फ्रांस में एक आर्थिक संकट पैदा हो गया। इस आर्थिक संकट में सुधारवादियों ने सुधार की मांग की, तो लुई फिलिप ने घोषणा की दिसंबर 1847 में कि संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, अतः सुधारों की कोई आवश्यकता नहीं है। इस घोषणा से विरोधी दल उत्तेजित हो उठे तथा जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाई गई। योजना के अनुसार जनता ने हस्ताक्षरों से युक्त सुधारों के लिए मांग पत्र सरकार के पास भेजा तथा जनता के हस्ताक्षर कराने के लिए उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए देश में अलग अलग स्थानों पर सहभोज आयोजित किया जाना था। देखिए, मैं यहाँ बता रही थी कि जब लुई फिलिप ने दिसंबर 1847 में घोषणा कर दी कि संवैधानिक राजतंत्र फ्रांस की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, तो मतलब आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और सुधारों की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस घोषणा से जो उसके विरोधी दल थे वो उत्तेजित हो उठे और उन विरोधी दलों ने जनता का समर्थन पाने के लिए एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार जनता के हस्ताक्षरों से युक्त सुधारों के लिए मांग पत्र सरकार के पास भेजना तय किया गया तथा जनता के हस्ताक्षर कराने के लिए उन्हें एक स्थान पर एकत्रित करने के लिए फ्रांस में अलग अलग स्थानों पर सहभोज आयोजित करना इस प्लान में शामिल था। लेकिन देश में स्थान स्थान पर सहभोज की व्यवस्था की जाने लगी, जिन्हें सुधार सहभोज कहा जाता था। इस प्लानिंग के तहत स्थानों पर सहभोज की व्यवस्था की जाने लगी, जिन्हें सुधार सहभोज कहा जाता है। इन सुधार सहभोजों में नेताओं के जोशीले भाषण होते थे तथा सरकार की आलोचना कर सुधारों की मांग की जाती थी। तो 22 फरवरी 1848 को पेरिस में एक विशाल सुधार सहभोज आयोजित किया गया था, किंतु सरकार ने उस पर रोक लगा दी। अतः भोज तो नहीं हो सका, किंतु भोज के स्थान पर विद्यार्थियों एवं मजदूरों का एक विशाल जुलूस तैयार हो गया तथा सुधारों की मांग के साथ साथ गिवजों को बर्खास्त करने की मांग की गई।
दूसरे दिन सरकार ने शांति स्थापना के लिए नेशनल गार्ड यानी रक्षक दल को बुला लिया, किंतु यह रक्षक दल भी सुधार जिंदाबाद, गिरजों का नाश हो के नारे लगाने लगा। स्थिति की गंभीरता देखकर 23 फरवरी को लुई फिलिप ने गिवजो को बर्खास्त कर दिया तथा उसने जनता को सुधार करने का आश्वासन दिया। लेकिन पेरिस के पूर्वी भाग में आंदोलनकारी प्रदर्शन करते रहे। 23 फरवरी की शाम को प्रदर्शनकारियों की भीड़ विदेश मंत्रालय के सामने एकत्रित हो गई तथा किसी व्यक्ति ने रक्षक दल पर गोली चला दी। इसके प्रत्युत्तर में रक्षक दल ने भी गोली चलाना शुरू कर दिया, जिससे लगभग 20 व्यक्ति मारे गए तथा 50 व्यक्ति घायल हुए। इससे जनता उत्तेजित हो गई तथा बदला लेने की तैयारी करने लगी। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए गणतंत्रवादियों ने जनता को क्रांति के लिए भड़काया। 24 फरवरी को जनता विद्रोही हो गई तथा पेरिस की गलियों व सड़कों में मोर्चाबंदी कर दी। संपूर्ण पेरिस नगर में सशस्त्र संघर्ष आरंभ हो गया तथा विद्रोही गणतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। क्रांतिकारियों की एक उत्तेजित भीड़ ने राजमहल पर आक्रमण कर दिया तथा सेना ने लुई फिलिप की रक्षा करने का इनकार कर दिया। लुई घबरा गया तथा वह अपने पौत्र पेरिस के काउंट को राजा बनाने की घोषणा कर अपनी पत्नी सहित भेष बदलकर भाग खड़ा हुआ और इंग्लैंड चला गया। अब देखते हैं द्वितीय गणराज्य की घोषणा। तो लुई फिलिप के गद्दी त्यागने के बाद यद्यपि निम्न सदन ने पेरिस के काउंट को राजा बनाना स्वीकार कर लिया, किंतु गणतंत्रवादियों और समाजवादियों ने सदन को घेर लिया तथा राजतंत्र समाप्त करने को बाध्य कर दिया। निम्न सदन ने एक अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा की, किंतु पेरिस के क्रांतिकारी गणतंत्र की स्थापना के लिए दृढ़ संकल्प थे। कुछ समय तक दोनों पक्षों में मतभेद रहे, किंतु लामार्ती और अल्बर्ट को भी सरकार में सम्मिलित किंतु लामार्थी के प्रयत्नों से एक समझौता हो गया और इस समझौते के तहत समाजवादी दल के लुई ब्लां और अल्बर्ट को भी सरकार में सम्मिलित किया गया तथा अस्थायी सरकार ने 24 फरवरी 1848 को गणतंत्र की घोषणा कर दी। इस प्रकार फ्रांस में एक बार फिर से पुनः राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र स्थापित हो गया। ग्रांट और टेम्परलैंड ने ठीक ही लिखा है कि लुई फिलिप के असफल शासन ने यह सिद्ध कर दिया कि फ्रांस के लिए ब्रिटेन के ढंग का संवैधानिक राजतंत्र उपयुक्त नहीं है। तो ये थी 1848 की फ्रांस की क्रांति और लुई फिलिप का पतन या राजतंत्र का पतन। अब हम देखते हैं इस क्रांति के स्वरूप और उसके महत्व के बारे में। तो फ्रांस की 1848 की क्रांति एक आकस्मिक क्रांति थी, अर्थात क्रांति की कोई योजना नहीं थी, सिर्फ सुधारों की मांग थी और सुधारों के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन क्रांति की कोई योजना नहीं बनाई गई थी। क्रांति के नेताओं के मन में क्रांति का कोई विचार नहीं था, वे तो केवल सुधारों की मांग कर रहे थे। किंतु क्रांति के तीसरे दिन सुधारों की मांग के तीसरे दिन क्रांति का स्वरूप जब उन्होंने सुधारों की मांग की जनता ने, तो धीरे धीरे उसने क्रांति का स्वरूप ले लिया और क्रांति के तीसरे दिन क्रांति का स्वरूप गणतंत्री हो गया। मतलब कि स्टार्टिंग में कोई क्रांति जैसी योजना नहीं थी, लेकिन जब सुधारों की मांग की गई और सुधारों को लुई फिलिप की घोषणा द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो धीरे धीरे
इन सुधारों की मांग ने या सुधार सहबोज ने एक क्रांति का स्वरूप धारण कर लिया और इस क्रांति ने तीसरे दिन गणतंत्रीय स्वरूप धारण कर लिया। उन्होंने लुई फिलिप के वैधानिक जनता ने लुई फिलिप के वैधानिक राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र की स्थापना कर दी। इसी समय गणतंत्रवादियों को समाजवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गणतंत्रवादियों को अपनी अस्थायी सरकार में समाजवादियों को सम्मिलित करना पड़ा तथा उनकी कुछ मांगों को भी पूरा करना पड़ा। इस प्रकार 2-3 महीने तक गणतंत्रवादियों एवं समाजवादियों में संघर्ष चलता रहा, किंतु जून के विद्रोह में समाजवादी परास्त हुए क्योंकि किसानों तथा मध्यम वर्ग के लोगों को इस बात का भय था कि समाजवादी और साम्यवादी क्रांति की उपलब्धियों को नष्ट कर देंगे। समाजवादियों पर गणतंत्रवादियों की विजय से क्रांति का तीसरा सोपान समाप्त हो गया। चतुर्थ एवं अंतिम सोपान में बोनापार्टिस्टों की विजय हुई तथा लुई नेपोलियन तृतीय गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। लुई नेपोलियन तृतीय गणराज्य का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ। उसी के समय से गणतंत्र की समाप्ति के प्रयत्न आरंभ हो गए थे। अतः 1852 में गणतंत्र समाप्त हो गया। नेपोलियन तृतीय का साम्राज्य स्थापित हुआ। इस प्रकार क्रांति में उच्च मध्यम वर्गीय सुधारवादियों, गणतंत्रवादियों तथा समाजवादियों का प्रभाव रहा तथा अंत में वही मध्यम वर्ग जिसने 1789 एवं 1830 की क्रांति से लाभ उठाया था और विजयी रहा। इस प्रकार 1789 की भांति ही 1848 की क्रांति भी क्रांतिकारी करना कुछ और चाहते थे, किंतु हो कुछ और गया। दोनों ही बार जनता की प्रभुसत्ता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया, लेकिन दोनों ही बार नेपोलियन का साम्राज्य स्थापित हो गया। पहली क्रांति के बाद 1789 की जो क्रांति थी, उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट का साम्राज्य स्थापित हुआ था और अब लुई नेपोलियन तृतीय का साम्राज्य स्थापित हो गया। तो 1848 की क्रांति फ्रांस के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इस क्रांति ने मताधिकार का विस्तार करके मध्यम वर्ग में सत्ता छीनकर समाज को सौंप दी। इस क्रांति ने जनतंत्र के विकास में भी अभूतपूर्व योगदान दिया। 25 फरवरी 1848 को गणतंत्री सरकार ने एक विज्ञप्ति प्रसारित की, जिसमें कहा गया कि प्रत्येक नागरिक को रोजगार उपलब्ध करने का अधिकार, राइट टू वर्क, होगा। अतः क्रांति मजदूरों और कारीगरों के लिए भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। 1848 की क्रांति से फ्रांस में वैधानिक राजतंत्र का प्रयोग असफल हो गया। क्रांतिकारियों ने राजतंत्र को समाप्त कर उसके स्थान पर गणतंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया। इस क्रांति का सर्वाधिक महत्व तो इस बात में है कि फ्रांस की 1848 की क्रांति ने यूरोप के अनेक राज्यों में क्रांतिकारी एवं उदारवादी आंदोलनों को प्रोत्साहित किया तथा यूरोप का अधिकांश भाग क्रांति की चपेट में आ गया। तो ये थी 1848 की फ्रांस की क्रांति और क्रांति का स्वरूप एवं महत्व। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 1848 की क्रांति का यूरोप पर प्रभाव। तो देखिए, यूरोप के इतिहास में 1848 क्रांति का वर्ष माना जाता है। जिस प्रकार फ्रांस की 1830 की क्रांति ने यूरोप के राज्यों को प्रभावित किया था, उसी प्रकार फ्रांस की 1848 की क्रांति से भी यूरोप अछूता नहीं रह सका। 1848 में यूरोप के विभिन्न राज्यों में 17 क्रांतियाँ हुई।
1830 की फ्रांसीसी क्रांति की तुलना में 1848 की क्रांति का प्रभाव अधिक व्यापक रहा। मध्य यूरोप तो इससे इतना अधिक प्रभावित हुआ कि वियना कांग्रेस ने जो यूरोपीय व्यवस्था का ढांचा तैयार किया था उसकी नींवें ही हिला दी। यद्यपि 1848 से 1848 के आरंभ में निकट भविष्य में क्रांति की कोई संभावना नहीं थी, तथापि यूरोप के अनेक भागों में ऐसी विस्फोटक स्थिति का निर्माण हो चुका था जिसके परिणाम स्वरूप क्रांति भड़क सकती थी। जनता प्रतिक्रियावादी शासन का अंत करने हेतु उतारू बैठी थी। फ्रांस की क्रांति ने उन्हें प्रोत्साहित कर दिया तथा एक देश की क्रांति की प्रगति ने दूसरे देश की क्रांति की गतिविधियों को प्रभावित किया। किंतु समग्र रूप से यह भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि 1848 में यूरोप के अन्य राज्यों में क्रांति का कारण फ्रांस की ही क्रांति थी। इटली के कुछ भागों में फ्रांस की क्रांति के पहले ही उदारवादी आंदोलन आरंभ हो चुके थे तथा उन्हें सफलता भी मिल चुकी थी। अतः इतिहासकारों में इस विषय को लेकर मतभेद है कि यूरोप की 1848 की क्रांति को वास्तविक प्रोत्साहन फ्रांस से प्राप्त हुआ या इटली से। डेविड थॉमसन का मत है कि इन क्रांतियों को वास्तविक प्रोत्साहन इटली से प्राप्त हुआ था, जबकि चार्ल्स पाउथस तथा डॉक्टर A.W. वॉर्ड फ्रांस की क्रांति को प्रेरक मानते हैं। एलिसन फिलिप्स का भी कहना है कि फ्रांस की क्रांति की ज्वाला मानो एक संकेत थी जिसे प्राप्त कर क्रांतिकारी आंदोलन जिनकी काफ़ी पहले से तैयारी हो चुकी थी एक साथ भड़क उठे। संभव है इस संकेत के न मिलने पर यह विस्फोट एक साथ न होकर अलग अलग होता। अब ये विस्फोट कहाँ कैसे हुआ इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।